नमस्कार। जैसा कि हम लोग बीपीएससी के जीएस के विभिन्न खंडों को समझने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से, तो आज का जो वीडियो है ये बीपीएससी जीएस मेंस, बीपीएससी मेंस में जो जीएस का पेपर आता है उसमें पेपर 1 जो है उसमें जो आपको डीआई सेक्शन आता है, स्टैटिस्टिक्स डीआई, समझ गए होंगे आप। स्टैटिस्टिक्स और डीआई वाला जो सेक्शन है उस पर हम लोग छोटी चर्चा करना चाह रहे हैं कि उसमें हम लोग कैसे करें, क्या पढ़ें कि अच्छा से अच्छा अंक आए। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो लोग नए हैं उन दोनों के लिए ही ये वीडियो समान रूप से लाभकारी है। आप देख करके आप समझ सकते हैं। एकदम शॉर्ट में हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। देखिए ये जो डीआई वाला सेक्शन है ये पेपर 1 में आता है। पेपर 1 में जो डीआई है इसमें 72 नंबर होता है, 72 मार्क्स, 72 मार्क्स का ये पेपर है। ये खंड होता है जिसमें आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। कुल मिलाकर के 3 या 4 प्रश्न मिलेंगे आपको। 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में 2 ही करना होता है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न में उपखंड होते हैं, यानी जैसे अगर एक प्रश्न है तो उसमें क ख ग घ या 1 2 3 4 करके ABCD करके मतलब 3 4 5 6 खंड होते हैं, यानी लेंदी हो जाता है ये। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस सेक्शन में समस्या होती है, ये डीआई वाले सेक्शन में। डीआई का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं, शॉर्ट में आप समझिए। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और विभिन्न प्रकार के जो डेटाज होते हैं उनका जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, उसका संकलन, उसका विश्लेषण, इसका जो अध्ययन जिस खंड में किया जाता है उसी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आपको ज़्यादा नहीं समझना, अभी आप सिर्फ ये समझिए कि अब इस पेपर में पूछा क्या जा रहा है, इस खंड में क्या पूछा जा रहा है। पहले स्टैटिस्टिक्स पे जोर दिया जाता था, सांख्यिकी पे। अब स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचलन वगैरह आपने पढ़ा होगा। पहले 47वीं और 48वीं के पहले तक ये पूछते थे। अब इधर क्या हुआ है मैं भी आपको बताऊंगा उसका ट्रेंड। 4-5 वर्षों से बिल्कुल वो पूछने की परंपरा समाप्त हो गई है बीपीएससी में। अब क्या करते हैं, डेटाज का जो है वो दिया रहता है, जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन डायग्राम हो गया, वो दिया रहता है और आपको सिर्फ विश्लेषण करके उससे निष्कर्ष निकाल करके उत्तर निकाल देना है। समझ गए? तो अब आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि सिर्फ जो डेटा इंटरप्रेशन है वो करना है। तो देखिए ये जो डेटा इंटरप्रेशन है, अब इसमें आप समझिए कि कोई भी डेटा है या कोई भी सूचना है उसको आप कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आप जीएस का जब अध्ययन करते होंगे तो आप बहुत तरह के डेटाज के कॉन्टेक्ट में आते हैं। आप ईयर बुक पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, उसमें आप बहुत तरह से डेटाज को देखते हैं। मान लीजिए गरीबी रेखा से नीचे लोग कितने हैं, गरीबी रेखा से ऊपर कितने हैं, रक्षा पर व्यय कितना हुआ, भारत सरकार का बजट में आप देखते हैं व्यय कितना हुआ, आय क्या है। उस सारी चीज़ें, ये सारी सूचनाएं जो हैं वो आपको किस किस फॉर्म में मिल सकती है। एक बात मैं और बताता हूँ, मैं हर जगह इस बात को बोलता हूँ कि आपको अन्य सेक्शन जो होता है, जीएस का जो अन्य सेक्शन है वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन होता है ये जब आप परीक्षा पास करके पद पे जाएंगे, नौकरी में चले जाएंगे, तब भी आपको लाभकारी होगा। यानी जब आप एसडीएम बनेंगे, डीसीएलआर बनेंगे, फाइनेंस सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रार बनेंगे, तो आपको मीटिंग में अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को या मंत्री को देना होगा। वो मांगेंगे आपसे रिपोर्ट, तो आप रिपोर्ट कैसे दीजिएगा, कोई भी सूचना कैसे दीजिएगा। सूचनाओं को विभिन्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं और उससे क्या होता है, उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है, उससे निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है। अभी हम समझते हैं बहुत तरीका है, लेकिन मोटा मोटी जो बीपीएससी में पूछा जाता है 4 या 5 तरीका, 3-4 तरीके से ही डाटा को दिखाया जाता है। आप सोचिए, आप जब पढ़ते हैं डाटा को, विभिन्न तरह के डाटा को, तो क्या देखते हैं। एक तो सबसे आसान होता है टेबल फॉर्म। देखिए टेबल, कोई भी टेबल मान लीजिए बना दिया, तो टेबल के फॉर्म में आप देखे होंगे इस तरह से। मान लीजिए एक टेबल बना हुआ है, टेबल बना दिया और इस टेबल में कोई सूचना दे देता है। हम लोग इसकी चर्चा थोड़ा सा भी कर लेते हैं और उसके बाद हम विस्तार से बताएंगे। टेबल में कोई सूचना दे दिया, मान लिया जाए कि हम अभी यही कहें कि बीपीएससी का एग्जाम देने वाले जितने कैंडिडेट हैं उनका ऑप्शनल, विभिन्न ऑप्शन रखे हैं, कोई इतिहास रखते हैं, कोई एलएसडब्ल्यू रखते हैं, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, कोई भूगोल रखते हैं। उनकी कितनी संख्या है किसी स्कूल में या किसी कोचिंग में, किसी छात्र, किसी क्लासरूम में कितने छात्र बैठे हुए हैं, उसमें कितने कितने स्टूडेंट क्या क्या ऑप्शनल रखे हैं, तो उसको आप इस टेबल के फॉर्म से सजा सकते हैं। इस टेबल में कोई कोई सूचना दे दी गई। अब देखिए एक हो सकता है पाई चार्ट। अभी आप सिर्फ जो लोग नए हैं घबराइए नहीं, सिर्फ देखिए कि इतना तरीका आपने देखा होगा
एक इस तरह से भी सूचनाओं को आपने देखा होगा, इसको कहा जाता है पाई चार्ट। वृत्त बना रहता है और उसमें कई सारे उपखंड होते हैं और सूचनाएं इसी में प्रदर्शित की जाती है। तो ये जो होता है इसी को पाई चार्ट कहते हैं। टेबल के फॉर्म में आपने सूचना देखा, पाई चार्ट के देखा, क्या सूचनाएं होती है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। बार डायग्राम, बार डायग्राम कहते हैं, आपने इस तरह से सूचनाएं देखी होगी कहीं। ये जो सूचनाओं को दिखाने का तरीका है, डेटा को दिखाने का तरीका, इसको बार डायग्राम कहते हैं। और एक होता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम का मतलब कि एक लाइन सीधे सी खींचा रहता है, आपने देखा होगा इस तरह से, ये लाइन डायग्राम हो गया। एक लाइन है, एक रेखा है, उसी की तरह सूचना दिखा दी गई। तो मोटा मोटी 1 2 3 4, इस 4 तरीके से सूचनाओं को दिखाने के लिए आप जान रहे हैं। बहुत तरीका है, लेकिन आप ये मोटा मोटी ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 तरीका है और इसी पर सारा प्रश्न आधारित होता है। सोचिए सारे प्रश्न बस इसी पे बेस्ड होंगे। अब आप देखिए आपके सामने मैं एक प्रश्न जो आए हुए हैं विभिन्न पिछले परीक्षाओं में, उसका एक आपको मैं चार्ट बना करके दे रहा हूं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इससे आपको यह पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है, करना क्या है। झूठ मूठ का लोग इसमें कहते रहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, क्या क्या तैयारी करें। इसमें बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और एक बात और मैं बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 72 में 72 नंबर आ सकता है। मैं जब भी प्रयास किया, जब भी दिया, 72 में 72 नंबर आया। अब कैसे आप कहेंगे 72 में 72 कैसे आया, आपको कैसे पता चला? तो जब मैं आया परीक्षा से निकला तो देखा कि सारा का सारा सही मैंने बनाया है। तो आप सारा, यदि आपका उत्तर सही हो जाता है, घर आकर के आपको लगता है कि सारा मैंने सही बना दिया है और बनाने का तरीका सही है, आपने लिख करके दिखाया है, तो आपका कोई कारण नहीं है कि इसमें अंक काटा जाएगा। और 72 में 72 मार्क्स एकमात्र इसी सेक्शन में आप उठा सकते हैं। और एक बार सोचिए, इतिहास, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि सर इस सेक्शन में कमजोरी है या हम तैयार नहीं हैं, दिक्कत होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो इस सेक्शन को छोड़ के दूसरा सेक्शन ही तैयार कर लेते हैं। नहीं, प्रीलिम्स में आप कुछ चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको कुछ छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। मेंस में कुछ भी सेक्शन नहीं छोड़ना है, हर एक सेक्शन को तैयार करके जाना है और हर सेक्शन को बना के आना है, तभी आप कंपटीशन की दौर में रहिएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो सेक्शन है, इसमें आप ऐसे सोचिए, इतिहास में, भूगोल में या अन्य खंड में आप जितना मेहनत करते हैं, जितनी तैयारी करते हैं, उससे बहुत कम मेहनत में आप इसमें 72 नंबर ला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा किताब, नोट्स वगैरह की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैं भी आपको बताता हूं, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा और एकदम आसानी से शुरू करके, जो लोग शुरू कर रहे हैं वो 1 महीने 2 महीने के अंदर में ये कर सकते हैं। अभी अगर 65वीं का भी मेंस, जैसा कि नोटिफिकेशन और कुछ सूचनाएं आ रही है कि जुलाई के अंत में होगा, तब तक भी आप अभी से भी तैयारी करेंगे तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। और 72 में 72 नहीं तो मान लीजिए 72 में 70, 65 नंबर ही आ गया तो कम है क्या? उतना आपको किसी अन्य सेक्शन में नहीं मिल पाएगा और एक एक नंबर बाद में बहुत मैटर करता है। तो देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि 48वीं 52वीं, आप जानते हैं संयुक्त परीक्षाएं होनी शुरू हुई थी। 48वीं 52वीं से पहले यानी 47वीं वगैरह में या इससे पहले के जब प्रश्न पत्र को आप देखते हैं तो उसमें आपको कहेगा कि पाई डायग्राम बनाइए, ये खींच के दिखाइए या माध्य माध्यिका बहुलक निकालिए। और न तो ये बनाने कहा जाता है, न कुछ माध्य माध्यिका वगैरह निकालने कहा जाता है। अब सिर्फ क्या करते हैं, ये चित्र दिया रहता है, सूचनाएं इसके माध्यम से दी रहती है, उसका विश्लेषण करके आपको उत्तर निकालना होता है। तो देखिए, टेबल मैंने बताया सबसे आसान तरीका टेबल है। टेबल के रूप में 48वीं 52वीं में क्वेश्चन संख्या है, ये क्या है? प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 11 सिर्फ टेबल पे आधारित था। प्रश्न संख्या 48वीं 52वीं ईयर में, 48वीं 52वीं का जो परीक्षा हुआ उसमें क्वेश्चन संख्या 10 पाई चार्ट से संबंधित था। उसमें पाई चार्ट दिया हुआ था और उत्तर मांग रहा था। उसी तरह से देखिए 53वीं 55वीं में, 53वीं 55वीं में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है यहां, क्योंकि देखिए टेबल बहुत आसान तरीका है, आप समझ सकते हैं। टेबल सूचनाओं को प्रदर्शित करने का आसान तरीका है, इसलिए वो नहीं छूट के क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए अब इधर आते हैं। पाई चार्ट से 11 नंबर क्वेश्चन, और ये डबल लिखा हुआ है। डबल का मतलब समझिए, डबल का मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-2 पाई चार्ट रहा। जहां भी डबल लिखा होगा उसका मतलब एक ही प्रश्न में 2-2 दिया हुआ है, उस दोनों के आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना है। समझ गए? अब देखिए बार डायग्राम। बार डायग्राम से क्वेश्चन संख्या 10 और क्वेश्चन संख्या 12A। लाइन डायग्राम से क्वेश्चन संख्या 9 और क्वेश्चन संख्या 12B। 12 में भी ए बी किया हुआ है। ए वाला क्वेश्चन बार डायग्राम से है, बी वाला क्वेश्चन लाइन डायग्राम से है। अब आइए 56-59 में, परीक्षा का क्रम है 56वीं 59वीं। अब ये देखिए इस तरह से जो लिखा है इसका समझ में आया? ये 11 नंबर क्वेश्चन,
ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसमें टेबल और पाई चार्ट जुड़ा हुआ था। एक पाई चार्ट है और एक छोटा सा टेबल है, उस दोनों के आधार पे आपको उत्तर निकालना है। यहां आइए, क्वेश्चन संख्या 12 बार डायग्राम से था। क्वेश्चन संख्या 13 और 14 लाइन डायग्राम से था, लेकिन 13 में डबल है, मतलब एक ही प्रश्न में दो दो लाइन डायग्राम दिया हुआ है और उस लाइन डायग्राम के माध्यम से सूचनाएं दी हुई है, उसके आधार पे आपको उत्तर निकालना है। अब आगे आइए, 60वीं 62वीं में क्वेश्चन संख्या 14 पाई चार्ट से है और वो डबल है, यानी एक ही प्रश्न में दो पाई चार्ट है। समझ गए? ये 14 डबल का मतलब। बार डायग्राम में देखिए 13, क्वेश्चन संख्या 13 बार डायग्राम से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 60वीं 62वीं की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन संख्या 12 और 15 लाइन डायग्राम से संबंधित है। आपको दो ही प्रश्न करने हैं, याद रखिएगा। अब देख सकते हैं 63वीं में देखिए क्वेश्चन संख्या 13 पाई चार्ट से संबंधित है, डबल, दो पाई चार्ट एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन संख्या 14 बार डायग्राम से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 12 और 15 लाइन डायग्राम से संबंधित है। संबंधित क्या है उसमें, मतलब दो लाइन डायग्राम है और उसी के आधार पे आपको निकालना है। बस अब यही पूछ ही रहे हैं। 64वीं में आइए। अब धीरे धीरे आप जानते हैं जैसे जैसे परीक्षा का साल बढ़ता गया, प्रश्न को कठिन बनाने का प्रयास किया गया, कंपटीशन बढ़ता जाता है। अब यहां देखिए, इसका मतलब समझिए, ये 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब पाई चार्ट और बार डायग्राम, उसका बीच का मतलब ये हुआ एक ही प्रश्न में एक पाई चार्ट दिया है, एक बार डायग्राम दिया हुआ है 12 नंबर में, उस दोनों के आधार पर आपको निकालना है। 13 नंबर आइए, 13 नंबर देखिए कहां लिखा हुआ है, बीच में है, यहां बार और लाइन के बीच में, बार डायग्राम और लाइन डायग्राम के बीच में। मतलब कि क्वेश्चन संख्या 13 में एक बार डायग्राम है, एक लाइन डायग्राम है, और उसके आधार पे आपको विश्लेषण करके उत्तर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 14 और 15 लाइन डायग्राम से था। ये क्लियर हुआ? ये जो चार्ट है, ये जो मैंने बनाया है, एक टेबल, ये भी एक टेबल है। इस टेबल के माध्यम से मैंने सूचनाएं दी। देखिए अभी बता रहा था ना कि टेबल के माध्यम से सूचना, इस टेबल के माध्यम से देखिए कितनी सारी सूचनाएं आपको कितनी आसानी से मिल गई। अगर यही बात किसी को बताना हो कि किस किस सेक्शन से कौन कौन सा प्रश्न आया है, अब सोचिए स्टैटिस्टिक्स, यहां भी स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, किस किस सेक्शन से किस किस ईयर में कौन कौन सा प्रश्न आया है, उसको देखिए टेबल फॉर्म में आप एक आसानी से समझ सकते हैं। ये एक समझने का तरीका हो गया, और इससे कितना निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि लाइन डायग्राम से देखिए हर साल लगभग 2 क्वेश्चन आ रहा है। लाइन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। लाइन डायग्राम से लगभग हर साल 2-2 प्रश्न आ रहे हैं। पाई चार्ट से भी एक प्रश्न तो रहता ही है, ऐसे निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, एक बार डायग्राम से रहता है। तो कहने का मतलब है कि इस तीनों पर अगर आप फोकस करते हैं, टेबल से तो अब क्वेश्चन नहीं आ रहा, यहां पर एक टेबल जोड़ के आया था, टेबल आसान सा तरीका है, आप समझ रहे हैं, टेबल से अब नहीं आ रहा है, अब इधर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तब मोटा मोटी अब समझिए इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हमको पाई चार्ट, बार डायग्राम और लाइन डायग्राम इसे मास्टरी हासिल कर लेनी है। इसका अगर कंक्लूजन करके आप सही सही उत्तर निकाल पाते हैं तो सोचिए आप 72 में 72 नंबर ला सकते हैं। बताइए, ना तो आपको कोई फार्मूला याद करना है, ना सूत्र याद करना है, ना बहुत सारी फैक्ट को याद करके रखना है इसमें। सोचिए आप अन्य सेक्शन के लिए कोई नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिएगा, इसमें बहुत सारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको बार बार बनाना है। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये समझ में आ गया? इस पर क्या करना है, कैसे करना है, इसके माध्यम से मैं अभी शॉर्ट में बताता हूं। पहले मैं ये कह दूं इस सेक्शन की तैयारी के लिए आप क्या करें। आप बेमतलब का बाहर ना भटके, आप अगर संभव हो तो यहां से लेकर के यहां तक जो चार्ट बना हुआ है, आप इस तरह से पाई चार्ट का बनाना है, जैसे बना लीजिए, बार चार्ट, बार डायग्राम का बनाना है, ये बना लीजिए। मतलब क्या, लास्ट ईयर में आए हुए प्रश्नों को बार बार बनाइए, घड़ी देख करके, समय के अनुसार। आपको पता है 2 क्वेश्चन आपका 45 मिनट में बन जाना चाहिए, चलिए 50 मिनट में बना लीजिए। 50 मिनट के बाद नहीं छूना है। अगर 50 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 45 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो समझिए कि आपका अदर सेक्शन जो है, हिस्ट्री वाला सेक्शन और करंट वाला सेक्शन, आप जानते हैं 3 सेक्शन होता है, उसका आपका अंक मार खा जाएगा। आपको 45 मिनट में ये सेक्शन समाप्त कर लेना है, 50 मिनट में मैक्सिमम समाप्त कर लेना है ये। तो आपको घड़ी देख करके घर में 2 प्रश्न या 1 प्रश्न बनाते हैं तो 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट में बना दीजिए, और बना करके सिर्फ इसी प्रश्न को बार बार बनाइए। पहला तो अगर इसमें कठिनाई है तो आसान से शुरू कीजिए, यानी पाई चार्ट, बार डायग्राम और लाइन डायग्राम के आसान प्रश्नों से उठाइए। वो कहां मिलेगा, तो किसी भी प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। बहुत सारी किताबें आ रही है, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए दिया रहता है। मैं संभव होगा तो कुछ प्रश्न आपको बना के दिखा दूंगा, और ये वाले जो प्रश्न है, जो लास्ट ईयर में आए हुए प्रश्न है, इसमें से तो अधिकांशतः मैं चाहूंगा कि बना के दिखा दूं। और हां, परीक्षा में बनाना कैसे है, एक बात याद रखिए, प्रीलिम्स में आप उत्तर सिर्फ मिला देते हैं, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप 10th में बनाते थे, याद कीजिए मैट्रिक के एग्जाम में, उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बना करके तब उत्तर तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में बना दिए, तब आपको अंक नहीं आएगा अच्छा।
बिल्कुल आपका उत्तर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मतलब स्वतः वो व्याख्यायित होना चाहिए, उसको देख के समझ में आसानी से आ जाए कि कैसे कैसे आपने किया है। हाँ, कैलकुलेटर का प्रयोग इस सेक्शन में अलाउ है, आप जानते हैं, इसलिए गुणा भाग जो होगा, जो कैलकुलेशन होगा, वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, हम लोग वो करेंगे। डीआई वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप प्रैक्टिस करें अपने से और बार बार करें, एक ही प्रश्न बार बार बनाइए। आप ये बना लिए, फिर बनाइए, दोबारा बनाइए, तीबारा बनाइए, देखिए 3-4 बार बनाने के बाद आपका समय भी कम हो जाएगा। तो अब देखिए, पहले ये आप ये उतार लीजिए, मैं उसके बाद ये बताता हूँ। ये अगर आप देख लिए हैं तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए, वो तो आप कर ही लेंगे। अब आगे मैं बताता हूं आपको कि इसमें क्या समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात इसमें यह है, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि 3 चीज है, उसी तीनों पर हमको मास्टरी हासिल करनी है। मैं उसी को शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूं, जो लोग नए हैं। जैसे मैंने बताया था कि मान लिया जाए कि एक टेबल के माध्यम से हम बता सकते हैं कोई सूचना को। जैसे मान लीजिए छात्र, छात्रा, कुल, हम एक टेबल बना दिए, छोटा सा से आप समझ जाएंगे, समझने के लिए जो लोग बिल्कुल नए हैं। और हम कह रहे हैं कि इस बार बीपीएससी में जितने लोग बैठ रहे हैं पूरे बिहार में, उसमें कितना ऑप्शनल कौन कौन रखा है, तो लंबा टेबल बन जाएगा, आप समझ रहे हैं। अब ऐसे समझिए कि टेबल बहुत लंबा बन रहा है। अब यहां पर आ गया हिस्ट्री से कौन कौन बैठ रहा है, ज्योग्राफी से कितने लोग बैठ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग बैठ रहे हैं। तो हम कहें कि छात्र कितने बैठे हैं हिस्ट्री से भाई, तो मान लीजिए पूरे बिहार मेंस देंगे तो मेंस कितने लोग देते हैं, लगभग चलिए 10,000 के आसपास दे रहे हैं। तो यहाँ हम कह दें हिस्ट्री से देने वाले ही 4,000 हैं। 4,000 में छात्र जो हैं, वो छात्र जो है मान लीजिए कि लगभग 2,000 हैं, ये 1,000 है, ये मतलब कुल मिलाकर के इस तरह से सूचनाएं दी हुई है। एक रफ एक आइडिया लग रहा है। छात्रा भी 1,500 है, ये 500 यहाँ पब्लिक एडमिन ले रहा है, ये 800 ले रहा है, 300 ले रहा है। कुल देखिए, कुल तो आप जोड़ देंगे यहाँ 3500 हो गया, ये आप किया हुआ रहेगा, ये जोड़ लेंगे 1800, 5 3 800। इसी तरह से इधर अन्य टेबल रहेगा। एक टेबल के माध्यम से देखिए एक सूचना हुई ना। इस साल बीपीएससी मेंस देने वाले, देखिए मतलब हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, आप सवाल पर मत जाइए, अभी जो आप डेली लाइफ में चीजें देखते हैं उसको किस तरह से आप सूचनाओं को दिखा सकते हैं और उसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अभी मान लिया जाए जो बीता साल परीक्षा हुई, उसमें बीपीएससी मुख्य परीक्षा में विभिन्न ऑप्शनल लेने वाले छात्र की संख्या को दिखाना है, तो इस टेबल के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसे अब निष्कर्ष निकालिए। इसे निष्कर्ष निकाला जा रहा है, देखिए क्या एक निष्कर्ष निकल रहा है कि हिस्ट्री लेने वाली संख्या सबसे ज्यादा है। फिर इसी में अगर टेबल को और जटिल किया जाएगा तो सफल होने वाले छात्रों को भी दिखाया जा सकता है, तो उससे एक ये निकल जाएगा कि कितना % सफल होता है। इस तरह से सूचनाएं निकल जाती है। सिर्फ आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि होता क्या है ये टेबल, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, नए हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम आसान सा सेक्शन है ये। अब देखिए दूसरा मैंने बताया था क्या, पाई चार्ट। अब देखिए उसी चीज को अगर मान लीजिए हम एक वृत्त के माध्यम से दिखाते हैं और इस तरह से हम बताएं, हालांकि किस सूचना को किस आकृति के माध्यम से दिखाया जाए इसके लिए भी क्लास होता है, इसके लिए भी समझना पड़ता है, लेकिन हम एक रफ आइडिया लेके आपको समझा रहे हैं कि उसी सूचना को देखिए दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। मान लिया जाए हम इस तरह से एक चित्र बना दिए, और हम कहें कि ये जो है हिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट की संख्या थी, ये ज्योग्राफी लेने वाले स्टूडेंट की संख्या थी। सो बात वही है, इस साल जो परीक्षा बीती उसमें बीपीएससी में विभिन्न ऑप्शनल लेने वाले छात्रों की संख्या या उनका प्रतिशत किसी को भी दिखाया जा सकता है। अब उसी को यहां देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने वाले, एलएसडब्ल्यू लेने वाले, हिंदी साहित्य लेने वाले, हिंदी साहित्य, पाली साहित्य, विभिन्न तरीके से और भी बनेगा। तो कहने का मतलब अब यहां पर ये कोण भी दिया जा सकता है, कितना कोण है, या यहां सीधा संख्या लिख देगा कि हिस्ट्री से कितना है 10,000 में, तो चलिए लगभग आधा रहता है, या 5,000 बच्चे हिस्ट्री से ले रहे हैं, हो गया। इसमें ले रहे हैं कितना, 3,000 बच्चे ज्योग्राफी से ले रहे हैं, ऐसे भी दे सकता है। तो देखिए सूचनाओं को अब सबका डाटा दे देगा, चाहे तो कोण दे देगा,
अच्छा है तो ये दे देगा, और अगर एंगल दे देता है तो टोटल बता देगा कि 10,000 बच्चे टोटल दिए, इसका एंगल तो आप एंगल के माध्यम से भी निकालते हैं, जो लोग पाई चार्ट जानते हैं, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। अब देखिए ये आप समझ गए कि उसी सूचना को देखिए हम पाई चार्ट के माध्यम से दिखा दिए। बात समझ में आ गई? पाई चार्ट क्या होता है, मतलब एक रफ आइडिया, एक बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि क्या क्या आवश्यक है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है और उसको हम समझना चाह रहे हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए इसी सूचना को, जो सूचना अभी आप देख रहे हैं तभी से, उसी सूचना को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? अगर हम यहां लिख दें, यहां इस तरह से एक चित्र बनाया रहेगा, यहां रहेगा कि छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या, और यहां हम बता दें कि ये है, चलिए मान लेते हैं 200 का लेते हैं, 200 है, 400 है, 600 हो गया, ये 800 हो गया, ये 1000 हो गया, और हम कहें कि ये हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, ये एलएसडब्ल्यू का है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब समझिए उसी सूचना को, मतलब डाटा बदल गया है यहाँ, लेकिन इस माध्यम से दिखा सकते हैं। इसी को बार डायग्राम कहा जाता है। पिछले बीते साल जो परीक्षा हुई उसमें विभिन्न विषय लेकर के, ऑप्शनल लेकर के बीपीएससी देने वाले, मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या, तो क्या पता चला हिस्ट्री लेने वाली संख्या कितनी है, तो 800 यहाँ है, 1000 यहाँ, उसके बीच में मान लीजिए कहीं जा रहा है, तो आप इसको बांटते हैं। परीक्षा में ये काम आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 800 है, ये 900, तो इसके बीचों बीच क्या हो जाएगा, और ये 800 है, 800 है, और ये 1000 है, इसके बीचों बीच क्या आ जाएगा, 900, और उसके पास देखिए यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया, 8.5। इस तरह से आपको एग्जैक्ट देगा, या ऐसा देगा जो आप निकाल पाए। ये तो मैं एक रफ स्केच खींचा हूँ, तो ये लगभग 850 लोग हिस्ट्री लेकर के दिए। एक उदाहरण है ये, ऐसा नहीं है कि 850 देते हैं, मतलब 850 लोग दिए। अगर इसको 1000 में कर देंगे तो 8,500 हो जाएगा। उसी तरह से ज्योग्राफी लेने वाले देखिए 600 के सामने है तो 600 लोगों ने ज्योग्राफी दिया। उसी सूचना को हम देखिए इस माध्यम से भी दिखा सकते हैं, और इससे फिर विभिन्न निष्कर्ष निकालना होगा। जैसे मान लीजिए इसमें कहेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा विषय लिया है, हिस्ट्री। पूछा जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने वाले और हिस्ट्री लेने वाले को अंतर, तो घटा देंगे वो निकाल के, कितना प्रतिशत कौन ज्यादा है कौन कम है। इस तरह से देखिए प्रश्न बनाया जाता है। तो ये एक तरीका हो गया। यही बार डायग्राम है। और इसी सूचना को देखिए दूसरा एक लाइन डायग्राम क्या होता है। यदि हम इस तरह से एक चित्र बना दें, ये फिर वही रहेगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। समझने के लिए आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए हम यहां पर एक कर देते हैं इस तरह से डॉट, एक डॉट यहां कर देते हैं, एक डॉट यहां कर देते हैं, एक डॉट यहां कर देते हैं, और इसको मिलाते हैं। जहां जहां डॉट है वो समझिए एक संख्या। अब देखिए ये वाला डॉट हम कहें क्या कि हिस्ट्री, चलिए सबसे ज्यादा वाला देते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पवेट, एलएसडब्ल्यू। अब इससे आप मिलाएंगे कि कितना संख्या किस का है। पिछले साल जो विभिन्न विषय रख करके परीक्षा देने वाली संख्या, तो आप यहां से मिला सकते हैं कि एलएसडब्ल्यू कितना लिया, तो इससे एक ये लाइन डायग्राम बन गया। इसी तरह से बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है। ये मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं एकदम लेमैन की भाषा में कि लाइन डायग्राम है क्या, बार डायग्राम है क्या, पाई चार्ट है क्या, और एकदम प्रैक्टिकल लाइफ वाला जो एग्जांपल लेकर के। समझ में आ गया? अब इससे निष्कर्ष निकालना होगा, ये कितना है, ये कितना है, कौन कितना प्रतिशत ज्यादा है, कौन कितना प्रतिशत कम है। बस यही काम करना है आप। अब देखिए इसमें क्या करना है, और इसके अलावा ये समझ गए होंगे आप। इसमें मैंने बताया ना, सीधे सवाल बनाना ही इसका एकमात्र तैयारी है। बहुत ज्यादा इसमें भूमिका की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं एक चार्ट आपके लिए सुविधा के लिए बता दिया, ताकि आप ये एनालिसिस कर पाएं कि किस साल किससे कितना पूछा जा रहा है और हमको कैसे तैयारी करनी है। अब बेमतलब का इससे ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना ही करके और इसी को बार बार प्रैक्टिस करके अच्छा अंक ला सकते हैं।
अब इसमें एक बात याद रखने वाली बात क्या है कि जैसे अब क्या कर रहे हैं, हाल के वर्षों में प्रश्न को जटिल बनाने के लिए आपने देखा, अब कोई भी सवाल में आपको एक चित्र नहीं मिल रहा है, एक डायग्राम नहीं मिलेगा, हर एक सवाल में 2 डायग्राम, और यही डायग्राम बस वही है, बार डायग्राम और क्या था, लाइन डायग्राम। टेबल, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, अपने आप चित्र बना चुके होंगे, आप टेबल बना चुके होंगे। ये चारों को जितना ज्यादा आप समझ पाए, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, एक ही प्रश्न में मान लीजिए इसको इसको मिला दिया, किसी प्रश्न में अब इसको इसको मिला देगा, मिला देना मतलब एक चित्र के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से ये वाला देकर के कोई सूचना देगा, फिर ये देकर के कोई और सूचना देगा। किसी अन्य प्रश्न में क्या कर सकता है कि एक लाइन डायग्राम दे दिया और उसी प्रश्न में एक बार डायग्राम दे दिया, उसके आधार पर एक प्रश्न निकालिए, उत्तर निकालिए। कभी आपको एक ही प्रश्न में 2 बार डायग्राम दे सकता है, कभी एक प्रश्न में आपको 2 पाई चार्ट तो दे ही रहा है। बहुत ज्यादा जटिल करना होगा, जो अभी तक नहीं किया गया है, एक ही प्रश्न में 3-3 डायग्राम दे दे, लाइन डायग्राम भी है, बार डायग्राम भी है, पाई चार्ट भी है, एक ही प्रश्न में, अभी तक नहीं किया गया है वो, तो प्रश्न बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। एक प्रश्न में 2 डायग्राम रहता है, उस दोनों के आधार पर डिस्कस निकालना होता है। जब हम लोग एक्चुअल प्रश्न देखेंगे तो ये क्लियर होगा। मैं संभव होगा तो वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। और याद रखिए, इस सेक्शन की तैयारी का यही एक तरीका है कि इसी प्रश्न को समझना है, बार बार बनाना है, या इसी टाइप का प्रश्न बना सकते हैं। तो पहले तो जो लोग मान लीजिए नए हैं, जो शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आसान प्रश्न बनाएंगे, इसी के आधार पे इसको समझने के लिए जो इससे रिलेटेड आसान प्रश्न है वो ले सकते हैं, और धीरे धीरे कठिन की ओर आइए। और हाँ, जो लास्ट ईयर में ये आया हुआ प्रश्न है 48वीं से लेकर 64वीं तक का, इसको आप बार बार बनाइए। विश्वास कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये काम करने से आपको बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे इस सेक्शन में। बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं क्लास लूंगा तो 1-2 प्रश्न जो है, या कठिन प्रश्न जो आप लोग चाहेंगे, वो मैं बना करके बोर्ड पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे बनाएंगे, और उसी को समझना है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है इस सेक्शन में। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज का जो ये वीडियो है ये लाभकारी आपके लिए साबित होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट कीजिए कि इसके लिए भी अगली क्लास में हम इसको यही मैं देखिए, इसमें क्या करना है, एक तो लास्ट ईयर का ये जो चार्ट में क्वेश्चन है लिखा हुआ इस टेबल में, वो क्वेश्चन बनाना है बार बार। दूसरा, जो लोग शुरू कर रहे हैं, इसी पर आधारित आसान प्रश्न बनाइए। और आसान क्या होगा, एक प्रश्न में एक ही चित्र पहले तो, फिर एक प्रश्न में 2 चित्र, फिर कठिनतर की ओर। और तीसरा क्या हो सकता है कि मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चन, मतलब जिस तरह का बीपीएससी में आया है उसी तरह का लगभग खोज करके आपको प्रश्न दे दिया जाए, और आप बार बार बनाइए। इससे ज्यादा इसमें क्या तैयारी कीजिएगा, क्या इसमें नोट्स लीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि इसका नोट्स दे दीजिए, इसका नोट्स बस यही है कि इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ जाइए, और इसमें बहुत ज्यादा किताब और कुछ की आवश्यकता नहीं है। बार बार बनाइए। हाँ, ऐसी कोई किताब अगर आपको मार्केट में दिखती है जिसमें यही जो चीज है, टेबल, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, इस पर स्तरीय अच्छे प्रश्न दे करके उसका प्रैक्टिस कराया गया है, वो आप ले लीजिए। सॉल्यूशन पे मत जाइए, क्वेश्चन लीजिए, जहां से भी क्वेश्चन मिले, और उस क्वेश्चन को बार बार बनाइए। मैं आपको क्वेश्चन अवेलेबल भी करा दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आगे फिर नए सेक्शन पे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। नमस्कार, थैंक यू। एक छोटी सी बात यह है कि आप इस सेक्शन में एक और चीज था कि अगर मान लीजिए आप अरिथमेटिक के 2-3 चैप्टर्स अगर आपके फंडा भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो मैं छूट गया था। जैसे मान लीजिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए, प्रतिशतता, लाभ हानि, एवरेज यानी औसत, और अनुपात, समानुपात, ये जो बेसिक चैप्टर है ये आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब निष्कर्ष आपको निकालना होगा तो जनरली यही पूछते हैं, ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, ये इसका कितना प्रतिशत कम है, इसका कितना अनुपात है, और कई सवाल लाभ हानि, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ सवाल ही ऐसा होता है जिसमें आपको लॉस एंड प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि लगभग 3-4 चैप्टर, और इसके अलावा और क्या चैप्टर हो सकता है, जनरली तो इतना सही, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन से ही आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो इतना आप क्लियर कर लीजिए। जिन लोगों को इसमें समस्या है वो बेसिक जो किताबें आती है आर एस वगैरह या कहीं से भी, इसको आप समझ लें। क्योंकि मान लीजिए आप ये समझ भी रहे हैं, अगर ये नहीं कर पाएंगे, आप परसेंटेज निकालने नहीं जानते हैं,
लाभ हानि नहीं जानते हैं, या आप रेशियो अनुपात नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इसमें ऐड कर लीजिएगा कि ये भी आपको समझ के रखना है, तब आप इसका निष्कर्ष निकालने में आपको आसानी होगी। बस यही बात एक छूट गई थी। ओके, थैंक यू वंस अगेन।